नमस्कार दोस्तों। सर्वप्रथम इस मंच के माध्यम से मैं आप सभी लोगों का आदर धन्यवाद प्रकट करता हूं तथा मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है, ये सेशन है इजराइल पैलेस्टाइन संबंध के ऊपर, और हम एक पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका कवर कर रहे हैं और किस तरीके से हिस्ट्री में क्या क्या चीजें हुई, उसका परिणाम आज जो हमें इजराइल और पैलेस्टाइन संबंध को देखने को मिलता है, वो सारा हम कवर कर रहे हैं इस लेक्चर और इस सेशन के माध्यम से। तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इसमें आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के बहुत सारे पार्ट्स क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि किस किस तरीके से चीज़ें चलती आ रही थी, किस किस तरीके से शक्ति का संतुलन और शक्ति का स्थानांतरण होते जा रहा था, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होंगी। और दोस्तों, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं सर्वप्रथम आप सभी लोगों से क्षमा मांगता हूँ कि मैं 2 दिन तक लेक्चर और सेशंस को ना ले पाया। कुछ निजी कारण होने की वजह से मैं इस सेशन को ना ले पाया। इसके लिए मैं आप सभी लोगों से तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ, और आशा करता हूँ कि आगे से ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। कंटिन्यू सीरीज जो चल रही है, कंटिन्यू सीरीज चलती रहेगी। और अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं आपको बिल्कुल पहले से ही बता दिया करूँगा, या किसी भी प्रकार से आपको आपके पास तक इंफॉर्मेशन को पहुँचा दिया करूँगा, जिससे कि आपको परेशानियाँ ना हो। कि दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों ने मेल किया है कि सर आपका सेशंस नहीं हुए हैं, 2 दिन से अभी सेशंस नहीं ले रहे हैं, आप तो कुछ हो गया है या किस तरीके का आप आगे सेशन लेंगे या नहीं लेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि मैं आपको पूरा का पूरा इसराइल पैलेस्टाइन संबंध पूरा आपको खत्म कराऊंगा। उसके बाद भी हम बहुत अच्छे अच्छे सेशंस लेंगे। आपको उसके लिए कोई भी चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है, और आपको बिल्कुल आप बने रहिए चैनल के साथ, तो आपको सारी चीज़ें अपडेट होते रहेंगी। तो दोस्तों, चीज़ें स्टार्ट करने से पहले एक मैं आपको पहले का एक बैकग्राउंड बता दूं कि क्या क्या हम लोगों ने जो चर्चा की है, जो इसका फर्स्ट पार्ट था उसमें हम लोगों ने क्या क्या समझा, किस तरीके से चीज़ों को समझा है, क्या था अपना रेशम मार्ग, किस तरीके से ऑयल, सुएज कैनाल, क्या था पूर्वी प्रश्न, ये सारी चीज़ें हम लोग आसानी से समझ ले। इसके लिए मैं आपको एक ब्रीफ या एक शॉर्ट वे में बता दूंगा कि प्रीवियस क्लास का क्या है, कि प्रीवियस क्लास में क्या हुआ है। दोस्तों, आइए देखते हैं कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में हमारा क्या पढ़ा था। जो पिछली क्लास है उसमें हमने क्या देखा था। दोस्तों, मैं इसको कनेक्ट कर लूँ। तो जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे कि किस किस तरीके से सारी चीज़ें हुई, जो इस तरीके से जो आपका सिल्क रूट है किस तरीके से डेवलप हुआ, किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ी, किस तरीके से सारी चीज़ें हुई, ये सारा चीज़ें समझने के लिए हम लोग को समझना पड़ेगा कि क्या था। फिर दोस्तों, कल प्रॉब्लम आ रही है। दोस्तों, 2 मिनट रुकिएगा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है, उसकी वजह से मैं 2 मिनट आपको चेक करके कंटिन्यू करते हैं हम लोग इस लेक्चर को। बस 2 मिनट दीजिएगा मुझे। हाँ। तो दोस्तों, अभी तक हम जो बात कर चुके हैं, ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं कि किस किस तरीके से जो रेशम मार्ग रहा था, किस तरीके से सारी चीजें रही थी। कि आपको याद होगा जो मैंने डायग्राम बनाया था, क्रॉस डायग्राम,
इसके तहत मैंने आपको सारी चीज़ें बताने की कोशिश की थी कि कौन कौन जो लोग थे वो 16 सेंचुरी में एंटर हो गए थे। तो अपने पास जो लोग थे वो थे अपना ईस्टर्न यूरोप। इसके बाद आपका रशिया था, इसके बाद आपका ऑटोमन साम्राज्य था, इसके बाद आपका ब्रिटेन और फ्रांस थे। यानी दोस्तों आप देख रहे होंगे कि 16 सेंचुरी में आते आते आपके पास 16 सेंचुरी तक ये 5 लोग प्रेजेंट थे। और यही हमारा पूर्वी प्रश्न था। पूर्वी प्रश्न हमारा किस चीज को लेकर के था? इस जो मार्ग था, ये सिल्क रूट जो था, तो मैं थोड़ा ऊपर कर दूं आपको समझ में आए। ये सिल्क रूट के ऊपर हमारा पूरा क्वेश्चन था कि जो सिल्क रूट है, क्योंकि इसी रूट से सारी चीजें, इसी रूट से यूरोप से लेकर रशिया तक का ट्रेड किया जाएगा और इसी के ऊपर सारी इकोनॉमी चलती है। क्योंकि इसी के बीच में ईरान भी आएगा, इसी के बीच में आपका काफी सारी कंट्रीज या स्टेट्स में प्रेजेंट हो जाएगा। क्योंकि आगे चल के जब आप देखेंगे तो इसमें ही स्विस कैनाल बनेगी। उसी के बाद इसी में आगे चल के देखेंगे तो इसमें ऑयल का भी आपको मिलेगा कि ऑयल भी इसी के यहाँ पे प्रेजेंट हो। तो काफी सारी चीजें इस रूट के ऊपर प्रेजेंट थी, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे हर तरीके की दृष्टि से देखते हुए। क्योंकि दोस्तों आप ये देख रहे होंगे कि किस तरीके से कितनी सारी चीजें इसमें प्रेजेंट होने की वजह से इसका जो महत्व है कितना बढ़ जाता है। क्योंकि देखिए आपको मैंने बताया था पिछली क्लास में जैसे कि जिसका ट्रेड पर प्रभुत्व रहेगा उसी का इकोनॉमी मजबूत होगा, और जिसकी इकोनॉमी मजबूत होगी नो डाउट उसका जो साम्राज्य होगा वो बहुत ज्यादा मजबूत होगा। तो सब कुछ ई इज इक्वल टू ई के कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है, जिसकी इकोनॉमी उसका एम्पावरमेंट। ओके, तो आपको ये सारी चीजें हमने प्रीवियस क्लास में बताई थी। अब सर हम लोग आगे क्या करने वाले, तो अब हम जो आगे समझेंगे कि किस तरीके से जो चीजें हो रही थी इस कंटेस्ट में, क्या चीजें और बैकग्राउंड में चल रही थी। अब सुइस कैनाल के जो सिल्क रूट है उस पर तो कब्जा हो गया था। किसका किसका कब्जा था? उस पर रशिया का कब्जा था। क्योंकि रशिया उस समय एक ऐसा एम्पावरमेंट था, क्योंकि वो अपने मार्ग को जो लेकर के, अपने सामान को लेकर के आने का जो उसका मार्ग था वो रेशम मार्ग से ही होते हुए जाता। अब जिसका रेशम मार्ग पे कब्जा है वो नो डाउट वो इस पूरे सीरीज में राज करेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि जिसके हाथ में रूट होगा उसके हाथ में पावर होगी। तो रूट इजिकल्स टू पावर आ जाती है, यानी आर इजिकल्स टू पी हो जाएगा। जिसके हाथ में रूट उसके हाथ में पावर, और जिसके हाथ में पावर उसके हाथ में इकोनॉमी, और जिसके हाथ में इकोनॉमी उसका एम्पावरमेंट। यानी आर इजिकल्स टू पी इजिकल्स टू ई हो जाता है। एक फॉर्मूला है दोस्तों, जब आप इस फॉर्मूले को एक कंटेस्ट में लेंगे तो आपको काफी सारी चीजें एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक क्लियर होती चली जाएंगी कि किस तरीके से रूट कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी चीज के लिए। अब हम बात करेंगे जो अब ये सारी चीजें घटनाएं 16 सेंचुरी में होती आ रही थी। अब इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण घटना होती है 1850 आते आते। 1850 में आते आते क्या होता है कि 1850 आते आते आपका क्रीमियन वॉर हो जाता है। तो आपका क्रीमियन वॉर है 1850 के बाद तक। अब इधर क्या होता है, अब देखो दोस्तों, जो 1800 के बाद की, जो 1850 के बाद का जो समय है ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये इतिहास की दृष्टि से वो स्वर्णिम काल कहा जाता है ना, स्वर्णिम काल नहीं, इसको युद्ध का काल कहा जाता है। क्योंकि इसके बाद से 1850 के बाद से भारत में भी कई जगह काफी सारी चीजें, 1857 की क्रांति हो गई, विद्रोह हो गए, काफी सारी चीजें 1850 के बाद बदलती है। नॉट ओनली द वर्ल्ड लेवल अप्रो यानी आपका अपितु ये भी देखेंगे कि आप इंडिया में भी कितनी सारी चीजें बदल रही थी। क्योंकि इंडिया में भी अंदर से अंदर भावनाएं विकसित हो रही थी, किसकी? स्वतंत्रता की, कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमें इनके ब्रिटेन के खिलाफ नहीं रहना, यानी ब्रिटेन के अंदर हम, यानी ब्रिटेन के जो कंपनी का वो था उसके अंदर नहीं रहना है हमें। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व था उसके प्रभुत्व को हमको हटा करके हमें स्वयं की गवर्नमेंट चाहिए, हमें स्वयं का कार्यकाल चाहिए। तो कितना सब कुछ है 1850 के बाद जब आप देखते हैं तो कितना कुछ आपको आगे देखने को मिलेगा। यानी जो एक महत्वपूर्ण समय काल है, या 1850 का जो समय काल है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इतिहास की दृष्टि से। अब यह होता है क्रीमिया का वॉर। अब सबसे पहले हम देखेंगे क्रीमिया वॉर। ये आपका होता है 1854 से 56 के बीच। और यहाँ पर क्या होता है कि इस समय तक भारत में भी काफी ज्यादा संकट आ जाता है। क्योंकि ये देखो दोस्तों, इस समय क्या होता है कि इस समय बहुत ही ज्यादा मुद्दा जो उठता है, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठता है। क्योंकि महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है, नॉट ओनली द पर्पस ऑफ द इंडियन कॉन्टेस्ट के अलावा क्या होता है कि वर्ल्ड लेवल पे भी काफी सारी चीजें
अमुक परिवर्तन आते हैं, और अमुक परिवर्तन आने के कारण ही बहुत सारी चीजें क्या होती है कि रीडेवलप करनी पड़ती है चीजों को। अब मैंने आपको क्या बताया कि किस तरीके से ईस्टर्न यूरोप से लेकर, रशिया से लेकर, ब्रिटेन से लेकर ऑटोमन साम्राज्य तक का कितना सारी चीजें, अभी 5 चीजें, 5 लोग प्रेजेंट है, और करंट सिनेरियो में जब 5 लोग प्रेजेंट है तो इसके बाद अब आगे क्या होता है मैं आपको आगे बताता हूँ। अब इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि इसके बाद जो आपका क्रीमियन वॉर हो जाता है, और इसी दौरान क्या होता है कि यूएस के ऊपर भी संकट आ जाता है। तो यूएस के ऊपर संकट आने से बहुत सारी चीजें बदल जाएगी। अब यूएस संकट में, क्रीमियन वॉर चल रहा है, और क्रीमियन वॉर के समय भारत भी संकट में है। यानी इधर आप देखेंगे तो आपका ईस्टर्न में भी जो आपका पश्चिमी छोर है उस पर भी संकट है, आपका जो पूर्वी छोर है उस पर भी संकट है। तो काफी एशिया में भी काफी ज्यादा चीजें पनप रही थी, काफी ज्यादा सेकुलरिज्म पनप रहा था, काफी सारी चीजें पनप रही थी, काफी ज्यादा तरह की हिंसाएं हो रही थी, अपने अपनी चीजों की मांग हो रही थी, फ्रीडम की मांग हो रही थी। ये काफी ज्यादा चीजें, यानी अनसर्टेनिटी सी। इसके बाद क्या होता है कि एक ट्रेंगल बनाते हैं। अब इस ट्रेंगल के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से सारी चीजें हो रही थी। अब आप समझेंगे कि किस तरीके से सारी चीजें, सारा कुछ हो रहा था। अब यह क्या होता है, चार न्यूक्लियस आते हैं। अब इधर क्या होता है कि जार निकोलस आते हैं। जो मैं आपको ये डायग्राम बना रहा था, इस डायग्राम में आप यहाँ लिख लीजिए जार निकोलस। इसके बाद जार निकोलस जो फर्स्ट होते हैं वो यहाँ पर आते हैं, और फर्स्ट आने के बाद क्या होता है कि इस समय जार निकोलस फर्स्ट होते हैं, और जो फर्स्ट होते हैं ना, इनका क्या होता है, ये जो रशिया और इसी समय टर्की का युद्ध हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जब रशिया और टर्की का युद्ध होता है, और जार निकोलस जब उस समय रशिया में रहते हैं, तो उस समय क्या होता है, निकोलस के नेतृत्व में टर्की और इसमें युद्ध हो जाता है रशिया में, और इसमें रशिया को जो है वो हार का सामना करना पड़ता है। अब रशिया हारा हुआ है। अब दोस्तों आप समझ रहे होंगे सर, आप ये चीज बहुत गौर से देखिएगा कि आप हार रहे हैं, तो आप अगर हारे हुए हैं, तो आप अपने जो दुश्मन है, अब ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपका जो दुश्मन है, यानी दुश्मन का, यानी दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त हो जाता है, तो कैसे रशिया अपनी हार को जीत में परिवर्तित करता है। अब इसके बाद आप ईस्टर्न यूरोप, इधर ईस्टर्न यूरोप, इसके बाद आपका जो ईस्टर्न यूरोप में क्या हो रहा था कि ईस्टर्न यूरोप में भी काफी ज्यादा जो टेरिटोरी जो थी चीजें, यानी जो भी सीमावादक जो क्षेत्र थे उस पर क्या हो रहा था, कब्जा किए जा रहे थे। यानी कब्जा हो रहा था कि नहीं ये हमारी सीमा है, नहीं हमारी सीमा है, ये हाँ ये हम रखेंगे। एक अखंड साम्राज्य बनाने की बात हो रही है साइबेरिया के। साइबेरिया बात कर रहा था कि नहीं हमें तो अखंड साइबेरिया बनाना है। तो वो क्या कर रहा था कि नहीं हम तो इधर से भी ले लेंगे, उधर से भी ले लेंगे, ये भी ले लेंगे, वो भी ले लेंगे, काफी सारी चीजें हम इकट्ठा कर लेंगे। तो एक अखंड साइबेरिया की मांग हो रही थी ईस्टर्न यूरोप में। और वहां से क्या होता है कि काफी ज्यादा यूरोप की जो टेरिटेरियल पर्पस है, टेरिटेरियल पर्पस से वहां पर कब्जा किया जाने लगता है। इसके बाद जो चीजें आती है, अब आपका यहाँ पर क्या होता है कि पेरिस की पीस शांति भी यहीं पर आती है। इसी दौरान पेरिस का जो पीस एग्रीमेंट है वो होता है, पेरिस समझौता होता है। पेरिस समझौते के तहत पेरिस पीस समझौता होता है, और इसके तहत समझौते होते कि भाई किसको किसको कौन सा क्षेत्र दे दिया जाएगा। यहाँ पर जर्मनी एंटर करता है। अब जर्मनी का नेतृत्व तो है, और आप देख रहे होंगे कि जर्मनी किस तरीके से एक नवजात शिशु की तरह है ना आगे बढ़ता चले जाता है, और इतने भारी नेतृत्व के साथ आगे बढ़ता है कि वो रशिया को हटा देता है गेम से।
अब आप देख रहे हैं यानी 5 लोग प्रेजेंट है, 5 लोग प्रेजेंट होने के बाद आपके पास मैंने जो बताया 5 शुरू के लोग प्रेजेंट है, उसके बाद आपका रशिया, अब आपका जर्मनी इंटर कर रहा है। अब देख रहे हैं आप जर्मनी जैसे इंटर करता है 1871 में, 1771 में सॉरी। अब इसमें क्या जर्मनी का उदय होगा, और जर्मनी का जैसे ही उदय होगा ना सर, चीजें बदल जाएगी। 1871 में क्या होता है कि जर्मनी का उदय होता है, और जर्मनी का उदय होते होते ना बहुत सारी चीजें बदल जाती। सोचिए सिर्फ मैं 6 साल के अंदर जर्मनी पूरे इतिहास को बदल के रख देता है, पूरा ये जो पूरा पूरा कॉन्टिनेंट है ना सर, सारा बदल के रख देता है। रशिया को अलग करो, मेरे को नहीं मानना है किसी को, ये तुम अलग हो, हम राज करेंगे। और इस बीच में जब उभरता है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण कंटेस्ट हो जाता है सर। शक्ति का संतुलन है ना, बहुत मायने रखता है। जब आपके हाथ में सत्ता हो, जब आपके हाथ में पावर हो, जब आपके हाथ में सब कुछ हो ना, तो आप उसको डिपेंड करता है कि कितने अच्छे तरीके से मैनेज कर पाते। अगर नो डाउट अगर आपने उसको बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर लिया सर ना, तो आपसे अच्छा कोई राजा नहीं हो सकता। और अगर आपने उस चीज को सही से नहीं देख पाए सर, और नहीं उसको समझ पाए, तो फिर आपसे ज्यादा गया गुजरा व्यक्ति भी कोई नहीं हो सकता, क्योंकि सर आपके हाथ में शक्ति का संतुलन है। आप इस बीच में देख सकते हैं कि रशिया के पास कितना कुछ था, पर रशिया ने अपनी बेवकूफियों के कुछ चलते हुए उन चीजों को गवा देता है कि हाँ चलो दोस्ती में उन चीजों को गवा देता है। फिर जब रशिया को पता चलता है ये सारी चीजें, तो रशिया उस कंटेस्ट में क्या करता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि सर यूएसएसआर बहुत पावरफुल नेशन था उस समय, बहुत कुछ डिसाइडेड था, और बहुत कुछ बदल देता है यूएसएसआर। बट सर एक छोटा सा जर्मनी जो 1871 में पनपा, और 1877 आते आते उसने पूरी चीजें बदल के रख दी कि अरे तुम्हारे हाथ में तो हम ये देंगे, तुम्हें ये देंगे, और वो तो सर ब्लैक सी को भी न्यूट्रल जोन घोषित कर देते हैं। ये सब मैं आपको आगे बताता हूँ। अब इसके बाद सर क्या होता है कि इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है कि एक तरफ तो सुल्तान ने अपने वादे को पूरा नहीं किया। अब देखो, अब जैसा रशिया और टर्की है, इनके बीच एक समझौता रहता है, सॉरी पीस, जो पेरिस पीस समझौता होता है, ये सभी लोगों के बीच में शक्ति को संतुलन के लिए बनाया जाता है। सभी को बुलाया जाता है और समस्याओं के ऊपर चर्चा की जाती है कि अरे यार जो प्रॉब्लम चल रही है सिल्क रूट को लेकर के, तो सभी लोग बैठ करके बात करते हैं, विमर्श करते हैं। पेरिस में ये समझौता होता है पीस कीपिंग के तहत कि भाई हम एक शांति समझौता करेंगे सभी लोग मिलकर के। तो दोस्तों ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है उस समय। और फिर धीरे धीरे क्या होता है कि ये चीजें महत्वपूर्ण हो जाती है। अब इसमें क्या होता है कि अब टर्की इसमें गेम खेलता है, अरे यार हमें नहीं मानना है समझौता, हम नहीं मानते किसी समझौता समझौते में, अरे हमें कुछ नहीं करना है, हमारा कुछ नहीं जा रहा है, हम ही यानी पावर है, हमसे बड़ा कोई नहीं। अब ये कभी कभी क्या होता है कि आदमी का जो किसी चीज को प्रेजेंट करने का तरीका होता है, या आदमी का जो किसी चीज की प्रति जिज्ञासा होती है, वही आदमी को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। अब इस बीच में क्या होता है कि बुल्गारिया और टर्की का युद्ध हो जाता है। अब बुल्गारिया और टर्की का युद्ध होता है 1877 में। अब दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि जब जर्मनी 6 साल का था, यानी 6 साल हुए थे उसको, उस देश को बने हुए, जब क्या होता है कि 1877 में आकर के बुल्गारिया और आपका टर्की का युद्ध हो जाता है। अब बुल्गारिया वर्सेस टर्की हो गया। अब देखो दोस्तों, अब बुल्गारिया और टर्की दुश्मन है। अब दुश्मन कौन है, अब टर्की का दुश्मन कौन है, मैंने आपको क्या बताया था, रशिया। अब क्या हो गया, अब देखो यहाँ मैं आपको एक डायग्राम बनाते हैं, अपन ये डायग्राम बनाते हैं, या अपन ने बुल्गारिया लिख दिया या रशिया लिख दिया, और या अपना टर्की आ गया। अब बुल्गारिया का जो दुश्मन है वो टर्की है, और रशिया जो है वो टर्की का दुश्मन है। तो अगर ये दोनों का ये जो दुश्मन है, ये दोनों का दुश्मन है, तो इन दोनों के बीच तो रिलेशनशिप होना जाहिर सी बात है। तो ये क्या हो जाएंगे, ये दोस्त हो जाएंगे, यानी टर्की और बुल्गारिया दोस्त बन जाते हैं। जो टर्की जो होता है वो अकेला पड़ जाता है। यानी समझ रहे हो दोस्तों, जिस समय आपके पास पावर होती है, और पावर का सही इस्तेमाल बहुत जरूरी है, ये रशिया बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। क्योंकि उस समय वो क्या करता है कि वो जाकर के बुल्गारिया के पीछे खड़ा हो जाता है कि नहीं अरे आप तो मारो, हम तो समझ लेंगे, बाकी सब जो होगा देखा जाएगा। तो शक्ति का संतुलन, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये आपके निजी जीवन में भी बहुत ज्यादा जगह अप्लाई होता है। जब सर आप एक आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनते, या कोई भी एथलीट क्लास ऑफिसर बनते,
या जब भी आप किसी पद के ऊपर चयनित होते हैं ना, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आता है, आपके हाथ में एक पावर आती है, एक प्रभुत्व आता है। सर बनना और नहीं बनना अलग बात है, पर शक्ति का संतुलन बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब आपके हाथ में शक्ति होती है, आपके हाथ में पावर होती है सर, तो आप निर्णय लेने योग्य होते हैं। परंतु हम कभी उस कंटेस्ट में सोचते नहीं है। सर इतिहास बहुत कुछ सिखाता है हमें कि हमें क्या क्या चीजें अपने मायने रखनी है और क्या क्या चीज में ध्यान में रखना है। क्योंकि सर आप देख रहे होंगे कितना कुछ बदल रहा है, कितने 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 फ्यूज टाइम में देख रहे होंगे, कितने कुछ कुछ समय में राजनीति का पूरा पहलू बदल जाते हैं। किस तरीके की पॉलिटिक्स जो वहां पे चीज चल रही थी, या किस प्रकार का साम्राज्य जो था वो किस तरीके से चेंज हो जाता है। एक हाथ से सत्ता दूसरे हाथ में जाने में कुछ सालों का समय लगता है सिर्फ। यानी अब आप देख रहे होंगे कितने लोग आप इंटर्ड हो गए, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, आपका यूरोप, यूरोप के बाद आपका ऑटोमन साम्राज्य, इसके बाद आपका रशिया, रशिया के बाद बुल्गारिया। कितने देश हो गए सर? 7 देश आ गए। मैंने बोला था ना मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा कैसे वो 5 देश होते हैं और 5 के बाद अब 7 हो जाएंगे। 7 के बाद अब जब आगे और इंटर्ड होंगे ना सर, आप आपको आगे और मजा आएगा कि किस तरीके से सर बहुत सारी चीजें अनसर्टेनिटी सी हो रही। इसके बाद क्या होता है, रशिया उसके पीछे आ जाता है, किसके? बुल्गारिया के। और इसमें क्या होता है कि सेंट स्टैनफोर्ड में एक स्टैनफोर्ड में एक वॉर होता है, और उसके अंदर क्या होता है कि 1878 में वहां पर भी युद्ध छिड़ता है। और इसमें एक महत्वपूर्ण साल ब्रिटेन के इतिहास में रहता है ये। और यहाँ पर कुछ बहुत अमूल और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चेंजेस आते हैं इस साल के बाद से। तो मुझे लगता है दोस्त कि आपको बहुत कुछ इससे समझ में आ रहा हो किस तरीके की अनसर्टेनिटी सी चल रही थी। कौन से? ईस्टर्न यूरोप सेशन में, जो यूरोप सेशन था अपना पूरा, जो पूर्वी पश्चिमी भाग था, यानी आप कह सकते हैं कि पश्चिमी एशिया बोल सकते हैं। तो उस भाग में कितना ज्यादा कुछ चेंजेस थे, ब्लैक सी के पास कितना कुछ चेंजेस आ रहा था। अब क्या होता है दोस्तों, अब इसके बीच में 1877 आता है। 1877 आते आते स्टेन फॉर्म्स की स्थापना होती है, और उसके अंदर 3 महत्वपूर्ण चीजें होती है। अब वो 3 महत्वपूर्ण चीजें मैं आपको बताता हूँ कि 3 महत्वपूर्ण चीजें वो क्या होती है। सर गौर से समझिएगा सारी चीजों को, जब आप इन सारी चीजों को एक जोड़ करके देखेंगे ना, आपको बहुत ज्यादा क्या है कि एक हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और आपके बहुत अच्छी तरीके से आंसर राइटिंग या किसी भी कंटेस्ट में आप बहुत अच्छे आंसर्स भी लिख पाएंगे और बहुत अच्छा चीज प्रेजेंट भी कर पाएंगे। सर बहुत महत्वपूर्ण है ये अभी, किस तरीके से सारी चीजें हो रही है, किस तरीके से सारी चीजों को देखा जाना चाहिए। अब सर हम देखते हैं कि 1877 सैन स्टीफंस, इसके अंदर 3 महत्वपूर्ण घटनाएं। एक तो ब्लैक सी था, ब्लैक सी को रशिया को दे दिया जाता है कि भैया रशिया आप ले लीजिए इसको। सेकंड आपका जो होता है महत्वपूर्ण चीज होती है, वो होती है बुल्गारिया के पास, क्योंकि बुल्गारिया अब आ चुका है। बुल्गारिया के पास कुछ चीजें बुल्गारिया को दे दी जाती है कि बुल्गारिया आपके तरफ हम पुर्तगाल को कर देते हैं। तो पुर्तगाल को आप बुल्गारिया को दे दिए, पुर्तगाल की तरफ कर दिया अपन ने बुल्गारिया को। अब क्या होता है सर, इसके बाद जो मेन पावर आपके जो टर्की भाई है, वे टर्की भाई इधर आते हैं। और टर्की के पास क्या आ जाता है, टर्की को ये बोलते हैं कि भाई आपको हम ईस्टर्न यूरोप के साथ मर्ज कर देते हैं, यानी ईस्टर्न यूरोप के साथ आपको भेज दिया जाएगा। तो सर कितना कुछ चेंजेस हो रहे हैं, कितने अमूल परिवर्तन है सर, किस तरीके की चीजें हो रही है, आप समझ रहे होंगे कितना कंटेस्ट में कितना कुछ जरूरी है। और किस तरीके से आप पॉलिटिक्स को देख रहे होंगे कि कितना कुछ चेंज हो रहा है। मैं आपको यहाँ से हटा लेता हूँ, आपको सारी चीजें क्लियर हो। हाँ, तो अब देख रहे होंगे सर कितना कुछ बदल रहा है स्टेट, यानी आपका पॉलिटिकली, यानी आपका स्टेट वाइज भी अगर देखिए वहां पे तो कितने कुछ चेंजेस आ रहे हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि अफगानिस्तान के लोग, जैसे अब देखो सर मैं आपको छोटे से एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको कुछ चीजों में क्लियरिटी आएगी। अब जैसे अपना अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में इस्लामिक लोग हैं, कहाँ लोगों की सुनते हैं कि सर नॉर्मल सी बात है, टर्की के अंदर भी काफी ज्यादा मोमेडियंस लोग, इस्लामिक्स लोग प्रेजेंट है। और वो सर उनका एक अलग ही प्रभुत्व रहा है शुरू से हिस्ट्री में, बहुत अमूल्य और बहुत अचूक योगदान है उनका, एकदम
सर क्या ही कहना। सर बहुत महान महान शासक हुए जो इस्लामिक स्टेट्स में, काफी ऑटोमन साम्राज्य, काफी ज्यादा महान साम्राज्य भी कहा जाता है सर हिस्ट्री के नजर से। और ये लड़ना जानते थे सर, अपने लेवल पे लड़ना जानते थे ये, कि अरे यार जो होगा देखा जाएगा, पर लड़ेंगे जरूर। वो कहा है ना सर, एक बहुत अच्छा कोटेशन कहा था जो एक बहुत अच्छे सर राइटर है, उन्होंने एक बहुत अच्छा कोटेशंस लिखा था, एक बहुत जो इतिहास के एक बहुत ज्यादा अच्छे व्यक्तित्व थे, उन्होंने बहुत अच्छा सर एक चीज लिखा था कि हम हार गए हैं युद्ध, परंतु हम वो अदम्य साहस और इच्छा शक्ति नहीं हारे जो हमें लड़ने के लिए प्रेरित करती। सर कितनी बड़ी बात है सर, कितनी बड़ी बात कह करके गए जो इतिहास के लोग हैं। और सर ये एक इस्लामिक जो साम्राज्य के राजा थे, जो उन्होंने कहा है सर कि हार गए हम सारा सब कुछ, पर हम आज भी वो चीज ना हारे, वो है हमारा अदम्य साहस और इच्छा शक्ति। सर यही तो सब कुछ है, यही तो सब कुछ है सर। और सर जब आप संघर्ष के बीच में भी मजा लेने लगते हैं ना सर, जब संघर्ष का मजा लेने लगते हैं ना, तब सर सारी चीजें परिवर्तित हो जाती है। ज्यादा सर डिफरेंस नहीं है आपके सफलता में और सफल होने में। सफलता आपके पास आती है सर जब आप सफल हो जाते हैं, और सफल होने का केवल और केवल एकमात्र साधन होता है सर शिक्षा। और शिक्षा, किताबी शिक्षा की कोई बात नहीं कर रहे सर कि कितनी बुकें आपने पढ़ ली, कितना क्या कर लिया। सर एक्चुअल में उस बुकों को एनालाइज करना अपनी लाइफ में, उसको अप्लाई करना बहुत जरूरी है। और सर जो एप्लीकेशंस का फॉर्मूला है या अपने ऊपर उस चीज को प्रभावित होने का फॉर्मूला है ना सर, वो बहुत अलग है। हम सर बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, बहुत कुछ, क्योंकि सर बुक इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर योर लाइफ। क्योंकि सर बुद्ध के जीवन में कोई किताब नहीं थी, सर महावीर के जन्म में कोई किताब नहीं थी, परंतु सर ज्ञान था। सर आज गॉड कहा जाता है इनको, सर बिना किसी किताब की। परंतु सर ज्ञान, सर ज्ञान किसी किताब में नहीं छिपा हुआ है, ज्ञान आपके स्वयं के अंदर होता है। सर किताबें आपको राह दिखाती है, किताब इज अ बेस्ट जो पार्ट है ना आपका लाइफ का, वो बुकें होती है। बुकें आपको बताती है, वो डायरेक्शन देती है, पर पाथ आपको डिसाइड करना होता है कि किस रास्ते पे चल करके आप आगे जाएंगे। आप देख रहे होंगे सर कि किस रास्ते पर चल करके सारी चीजें प्रेजेंट हो रही है। कहा जो चालू हुआ था 5 लोगों के बीच में, आज जा करके 7 लोगों के बीच में आ रहे हैं। और धीरे धीरे करके कितने और स्टेट्स जो है उसके अंदर यानी इंटर्ड होते जाएंगे, और कितने सारे लोग। सर एक छोटी सी चीज, एक रूट के ऊपर सारा कुछ प्रेजेंट है। आप बहुत कुछ समझ रहे होंगे और बहुत कुछ देख रहे होंगे, बहुत कुछ चीज आपको सीखने को मिलेगी। सीखने का मतलब यही है सर कि आप किसी चीज को कितने दूर तक की आपकी दूरदर्शिता कितनी है। अगर आपने किसी किताब को पढ़ा है तो उस किताब की गंभीरता को समझिए, क्योंकि उसको समझना बहुत जरूरी है। ना केवल आपकी सोच के लिए, आपके विचारों के लिए फूड फॉर थॉट होना चाहिए हो। जिस प्रकार से आप अच्छे विचारों को ग्रहण करेंगे ना सर, क्योंकि अच्छा भोजन जिस तरीके से शरीर बना देता है ना, अच्छे विचार उस तरीके से आपका मन, आपका जीवन बना देते हैं। अच्छे विचारों को ग्रहण कीजिए सर। हम क्या होता है सर, किसी चीज को गलत कॉन्टेक्स्ट में ले लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम अपने कुछ भावनाओं के वजह से हम किसी को गलत ठहरा देते हैं। जरूरी है सर उस चीज पे सोच करना, विचार करना, क्योंकि सर व्यक्ति गलत नहीं होता, व्यक्तित्व गलत होता है। क्योंकि इंसान वही है सर, देखने के नजरिए बदल जाते हैं। अगर मान के चलिए, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ छोटा सा। अगर रोड पे पड़ा हुआ कोई भिखारी है या कोई पुअर पीपल है, और उसके पास अगर खाना है, यानी कटोरा है उसके पास, उस कटोरे के अंदर खाना है, परंतु अगर वो नहीं खा रहा है, तो सर उसका बहुत सीधा सा मतलब ये होता है कि कई लोग उसमें ये तर्क लगाएंगे कि यार ये बहुत ही, या तो इसका पेट भरा है, या तो इसको खाना नहीं है, या ये व्यर्थ करना चाहता है, या इसको जरूरत नहीं होगी। सर ये कॉन्टेस्ट में हम लोग कभी कभी बुद्धियां लगाते हैं, और ये सर ये बुद्धि का संतुलन नहीं। एक समझदार व्यक्ति और सर एक ज्ञानवान व्यक्ति वहां यही सोचता है करुणा भाव से कि हो सकता है कि यार उस भोजन में बाल पड़ा हो सकता है उस भोजन में कुछ ऐसी चीज गिर गई हो जिसकी वजह से उस भोजन को वो ग्रहण नहीं कर पा। पर सर आजकल ये चीजें बहुत कम लोग सोच पा रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है सर।
जब आप किसी के थ्रू पॉजिटिव सोचते हैं ना सर, तो उसके विचारों में परिवर्तन आए ना आए, आपके जीवन में परिवर्तन आने जरूर स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि सर ये जो फूड फॉर थॉट है ना सर, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है लाइफ में। छोटी छोटी चीजें आपका जीवन बदलने योग्य होती है। सभी को पता है कि सुबह उठ करके हमें मॉर्निंग वॉक जाना है, कितने लोग जाते हैं सर? मुश्किल से 70%, अगर 100% 100 लोग प्रेजेंट है ना सर, उसमें से केवल 30% लोग जाते हैं। 70% लोग घर पे पैर पसार के सोते हैं, क्योंकि सर फर्क नहीं पड़ता है ना। परंतु वो तब जाते हैं जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे या फिर हॉस्पिटलाइज कुछ चीजें हो जाएंगी। तो सर पहले से ही वो चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। सर नो डाउट आज पेंडेमिक की सिचुएशन है, आज हम वो चीज नहीं कर सकते, पर सर हम अपने घर में प्रेजेंट होकर के वो चीज को जरूर कर सकते हैं। अगर सर आपके घर में मान के चलिए आपका 2 BH का फ्लैट है, मान के चलिए, या 2 BH के फ्लैट में रहते हैं सर, तो बिल्डिंग्स तो होंगी, तो बिल्डिंग के सर आप 10 चक्कर ऊपर नीचे हो जाइए सर, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, आपका बीपी लेवल, यानी एवरीथिंग इज इक्वल, बराबर हो जाएगा एकदम। आपको कुछ नहीं, आपको कोई कोई मेडिसिन को लेने का जरूरत उस समय नहीं पड़ेगा, क्योंकि सर आप एक अच्छी दिनचर्या को अपना रहे हैं। अच्छी दिनचर्या का मतलब ये होता है अच्छा स्वास्थ्य। अच्छे थॉट्स को लेंगे, थॉट्स को अंदर जाने पर आपको बहुत कुछ वे ऑफ थॉट्स लिख लेंगे। जब अच्छे चीजों को ग्रहण करेंगे ना सर, तभी अच्छे आउटपुट्स आएंगे। सर मुझे लगता है कि ये सारी चीजें मैं आपको समझा पाया, और इसके बाद अब जब हम आगे पढ़ेंगे ना सर, तो मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस तरीके से 1871 में जर्मनी पनपता है, यानी जर्मनी की शुरुआत होती है, और उसके अंदर जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक होते हैं उनको आपको पढ़ करके आना है। तो बिस्मार्क है, बिस्मार्क को आपको पढ़ना है सर। हिस्ट्री के वो ऐसे व्यक्ति है ना, जिनको अगर आपने पढ़ लिया ना, उनके बारे में एनालिसिस कर लिया, उनके यानी चीजों को देखा और उनके चीजों को समझा ना सर, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। आप उन छोटी छोटी चीजों को है ना अपने लाइफ में अप्लाई कीजिएगा। सर आपका जो कर्तव्य है, आप उस चीज को बहुत अच्छे से निभाइए। मैं आपको इंश्योर करता हूं कि आपको आपकी सफलता से मिलाने से कोई नहीं रोक पाएगा, परंतु आपके कर्मों में और आपके विश्वास में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सर हमेशा याद रखिएगा, 100% भी तभी 100% होता है जब उसके अंदर वो 0.1% एडअप होता है। तब तक वो वही रहता है 99.99%, क्योंकि सर वो 0.01% मायने रखता है। तो सर आपको समझिए, चूक नहीं होनी चाहिए सर। एक अच्छे व्यक्तित्व का ज्ञान हासिल करने का मतलब ही यही है कि हमसे अगर कोई भूल चूक होती है तो हमें भूल चूक नहीं है, वो हमारे लिए प्रेरणा है, और हमें उसे प्रेरणा स्त्रोत के रूप में लेना है। किस तरीके से वो हमारी चीजों को आगे डेवलप करने वाली है, ये हम नहीं समझ पाते। हम उसको एक तरीके से ये हमारी गलती समझ कर, सर गलती नहीं है, सीख है वो। सर हर व्यक्ति गलतियों से सीखता है, और आपको भी सीखना है। गलती हर कोई करता है सर, गलतियों से ही सीखेंगे तब आगे बढ़ेंगे। अगर आज अच्छा आंसर नहीं लिख सकते ना सर, तो मुझे ये विश्वास है कि अगर आप उस चीज को कंटिन्यू करते 10 दिन तक, तो 11वें दिन जो आपका आंसर होगा ना सर, वो आपके पहले दिन से बहुत अच्छा होगा। शुरुआत तो कीजिए सर, अच्छी चीजों को सोच में यानी अपने थॉट्स में बनाइए, अच्छी चीजों को सोचिए, समझिए। बेफिजूल कभी घर से बाहर ना निकलिए, क्योंकि सिचुएशन ऐसा है, बहुत ज्यादा पैनिकनेस फैलता है। काफी ऐसे लोग हैं सर जिनके ऊपर काफी सारा वर्कलोड है। हमारे सेवा कर्मी बहुत तरीके से मदद कर रहे हैं सर, अपनी जान को हथेली पे लेकर के आज सड़कों पर निकले हुए वो पुलिसकर्मी, वो डॉक्टर सर जो हॉस्पिटल में कई कई दिन तक अभी घर नहीं आ पा रहा है अपने अपने बारे में नहीं, एक बार उनके बारे में जरूर सोचिएगा सर। अगर आप उस परिस्थिति में होते तो आप क्या कर रहे होते, और आप किसी को क्या सलाह दे रहे होते? आपको किसी भी तरीके से हो हड़कम नहीं बचाना है, अपना नंबर आने पर वैक्सीन जरूर लगाना है, क्योंकि सर वैक्सीन बहुत जरूरी है। किसी के भ्रमक किसी भी प्रकार की भ्रमकता अगर कोई वैक्सीन के खिलाफ अगर फैलाता है, तो आपको उसको इंश्योर करना है कि इस तरीके के गलत विचारों का आदान प्रदान ना करें। क्योंकि सर जीवन बचाने योग्य अगर कोई चीज है, तो वो वैक्सीनेशन है सर। आप इस चीज को मानिए, अपना नंबर आने पर जरूर वैक्सीन लगाइए। बेफिजूल का किसी के ऊपर बोझ ना बनिए सर। अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, और स्वस्थ रहिए। और स्वास्थ्य रहने का एक ही फॉर्मूला है सर, अधिक से अधिक अपने परिजनों के साथ अपना समय बिताना। सर आज बहुत मुश्किल से ये समय मिलता है सर। आप देखते होंगे, आप पहले नौकरी करते होंगे ना सर, आपको 10 दिन की छुट्टी भी है ना बहुत मुश्किल से मिलती है। आज आपको
पूरे महीने महीने का समय मिला है। यूटिलाइजेशन बहुत महत्वपूर्ण चीज है सर। आपने किस चीज में अपना समय इन्वॉल्व किया है या किस चीज में अपना समय को इन्वेस्ट किया है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। पैसे से ज्यादा समय मायने रखता है। समय जाने के बाद है ना, कभी वापस नहीं आता। पैसा जाने के बाद आप दोबारा कमा सकते हैं। कुछ छोटी छोटी चीजों को एकत्रित कीजिए और उससे एक बड़ा पहाड़ बनाइए, और उसके ऊपर जाकर के जब आप दुनिया को देखेंगे ना सर, आपके लिए पर्सपेक्ट अलग होगा, नजरिया अलग होगा। इन्हीं सारे वचनों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा, और मिलेंगे हम इसके थर्ड पार्ट में कि किस तरीके से जर्मनी का उदय होता है और किस तरीके से जर्मनी अब एंटर करेगा और जर्मनी अब क्या क्या आगे प्रेजेंट करेगा, किस तरीके से जर्मनी बांटेगा चीजों को। बिस्मार्क को पढ़ के आइएगा सर। बिस्मार्क के कैसे महान व्यक्तित्व हुए सर हिस्ट्री के, जो उनको पढ़ेगा ना सर, बेझिझक उनके उनको समझने में बहुत समय लगता है, पर आप जब समझेंगे तो आप नो डाउट आप बहुत कुछ समझ पाएंगे उनके बारे में। तो दोस्तों, इसी चीजों के साथ मैं एक बार फिर आपको अलविदा कहना चाहूंगा, और धन्यवाद। आप सभी लोगों ने इतने समय दिया, इतना अथक प्रयास किया, आप बने रहे, उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।